बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि हमने कई सेगमेंट्स बनाए और इसलिए बनाए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंचा सकें। एक्सपर्ट हब विद रज़ी के नाम से भी एक हमने सेगमेंट बनाया जिसके अंदर हमने एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया। इसी तरह अभी हमने एक सेशन किया था जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ किया था, कोरंगी एसोसिएशन के साथ हमने मिलकर वो किया और उसको भी हमने शेयर किया। कोई 3 वीडियोस थी 7E के हवाले से भी और उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने कवर किया, तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। थैंक यू वेरी मच। मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने उस पर मुझे कमेंट्स भी दिए और उसको देखा, सब्सक्राइब भी किया। आज का जो हमारा मौजू है वो है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इस मौजू को पिक करने का एक रीज़न ये है कि अब रमज़ान करीब है और आई होप कि 11 मार्च को पहला रोज़ा है और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारी मशरूम NPOs बन जाती हैं। वो रमज़ान के दिनों में ही काम करती हैं। अब चूँकि हमारी एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है ज़कात देना, सदका देना और फितराना वगैरह, तो वो उसको मिसयूज़ हो जाती हैं क्योंकि आप अच्छी नीयत से जमा करते हैं वो पैसे किसी का MOU देखते हुए कि भाई ये इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेट उसका जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस बात को गवर्नमेंट ने भी और इंटरनेशनल इदारे जो हैं उन्होंने भी महसूस किया और कुछ लॉज में चेंजेस हुए। तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा कि अब NPOs किस तरह फंक्शन करेंगी, कैसे रजिस्टर्ड होंगी, उनकी कलेक्शंस जो होंगी तो कौन सी परमिसिबल हैं और कौन सी नहीं है, कितना एक्सपेंस उनके लिए परमिसिबल है और कितना नहीं है, उनकी टैक्सेशन वगैरह कैसे होगी, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। इस तमीद से पहले इस तमीद के बाद मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो कहना चाहता हूँ ये कि जैसे कि मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ तो मेरा फिगर से बड़ा दिलचस्पी है मेरी। लॉ करने से पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काफ़ी काम किया। तो स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकॉनमी में, और वो डेटा डिटेक्टिव्स होते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो रॉ डेटा से लेते हैं उसको मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आते हैं, उसके ऊपर क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ और फिर हम अपने मौजू पर आएंगे। जो आज का मौजू है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो मैंने कुछ डेटा जमा किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त एग्जैक्टली अगर कहूँ तो 24 करोड़ और 15 लाख से कुछ ऊपर है, रफली 25 करोड़ रख लें, और 273 अफराद जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये काफ़ी डेंस एक पॉपुलेटेड एरिया है। और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त वो 7.9 बिलियन है। ये सितंबर 2023 की जो अपडेट्स हैं मैं वो शेयर कर रहा हूँ इस वक्त। ट्रेड डेफिसिट हमारा अभी 30.59 बिलियन है और जो हमारा ग्रॉस एक्सटर्नल डेट है वो 125.7 बिलियन डॉलर है। इन्फ्लेशन इस वक्त हमारा इफेक्टिवली 29.4% है, कुछ जगहों पे इससे भी थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे तो। इसी तरह हमारा जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी है, अगर इसको अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर देखें, MPI जिसे हम कहते हैं, वो 35.1% है। यानी कि $3.65 पर डे रफली जो कमा रहे हैं उनके उनकी उनकी बात हो रही है यहाँ। और जिसमें इसके अलावा 5% ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारा कवर हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त यहाँ 7% है और क्रेडिट रेटिंग हमारी CCC है। ग्लोबल हंगर रेट में पाकिस्तान इज़ रैंक्ड एज 102nd आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ और स्कोर जो है वो 26.6 है, जो कि ज़रा सीरियस है। इसी तरह फूड इनसिक्योरिटी जो है हमारी वो 38.1% है और जो अंडर नरिश्ड हैं वो 21.7% की आबादी है जो अंडर नरिश्ड है, जिनको जितना मिलनी चाहिए डाइट या मिनिमम डाइटरी एनर्जी जो चाहिए वो उससे कम मिलती है। इसी तरह जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो कोई रफली 5.5 मिलियन है। ये ह्यूज नंबर। ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपसे शेयर की और इसको इसलिए मैंने शेयर किया कि अब जो कंट्रास्ट में कंपैरिजन है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो डेटा मैंने पाकिस्तान टेनरी एसोसिएशन से लिया, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो से भी मैंने कुछ डेटा लिया, कुछ वर्ल्ड बैंक की साइट से, कोई IMF से, कुछ यूनेस्को से।
तो जो हमारा पाकिस्तान टैनरी एसोसिएशन है उसके हिसाब से तकरीबन 6 से 9 मिलियन सेक्रीफाइस हुई थी बकरा ईद में पिछले साल। इट्स ए ह्यूज नंबर। और अगर हम ये देखें कि इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के हिसाब से, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती हैं डेटा, मैंने वहाँ से डेटा इसका कलेक्ट किया है, और उसके हिसाब से कोई पाकिस्तानीज़ जो हैं वो 72nd नंबर पर हैं आउट ऑफ 145 कंट्री। तो ये एक अच्छा वो है, ये नेशन कंसिडर की जाती है जो ज़्यादा सदका खैरात करती है, उनमें शुमार होता है इसका पाकिस्तान का। और इसे ये वर्ल्ड गिवन इंडेक्स जो है उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये, और ये पब्लिश होता है जिसमें पता चलता है कि चैरिटी का क्या हुआ है। तो पिछले साल का जो डेटा है उसमें 23.6 मिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने ज़कात दिए और 11.7 मिलियन डॉलर सदका वगैरह दिया है। यानी समझ लें रफली आप कह लें कि 507 करोड़ रुपए के करीब जो है वो ज़कात दी है, और ये ह्यूज नंबर है। तो एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे इस तरह से। तो जब हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है, फिर हमारी कुछ नेचर भी, तरबियत भी ऐसी है कि सदका खैरात वगैरह की तरफ लोग कोशिश करते हैं कि जो उनसे हो सके वो उसमें सदका वगैरह करते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ एनजीओज़ के काम करने के मौके बहुत आसान हो गए। कुछ इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर चैरिटी पे चलते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मसलन SIUT है, शौकत खानम है, इंडस हॉस्पिटल भी है, और इस तरह बहुत से ईदी फाउंडेशन है, ईदी। तो वो ये सारे वो इदारे हैं जिनको लोग बड़े बढ़ चढ़ के उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो उसको अपने पर्पज़ को फुलफ़िल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम बात करें लीगल टर्म्स में, तो लीगल टर्म्स में अगर हम कहें तो फिर जो NPO को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के अंदर डिफ़ाइन किया है कि व्हाट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहते हैं कि पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर पर्पस फॉर जनरल पब्लिक और फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी इमेच्योर स्पोर्ट। ये मैंने कंसाइज करके बता रहा हूँ। तो ये NPO की डोमेन में आता है। अब बहुत सारे लॉज हैं जिसके अंदर NPOs को रजिस्टर किया जाता है। टू नेम फ्यू, जैसे द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, कंपनी एक्ट है 2017 का, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1925 का, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस है 2007 का, और नॉन प्रॉफिट पब्लिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक्ट 2003 का। इसी तरह मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 है, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1923 है। ये वो लॉज हैं जिसके अंडर में NPOs वगैरह रजिस्टर होती हैं। मगर इसमें कंडीशन है कि इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर के साथ, जो इनकम टैक्स के रूल 2002 के हिसाब से उसको देखिएगा। रूल 200211 से लेकर 217 तक हैं, 211 से लेकर 217 तक। तो कमिश्नर से इसमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी अंडर दीज रूल्स। और इसमें एक चीज़ और बात है कि जो कंडीशन इसमें एक है वो ये कि जो पर्सन जो भी होगा, द एसेट्स ऑफ सच पर्सन कन्फर और मे कन्फर अ प्राइवेट बेनिफिट टू एनी अदर पर्सन, यानी जो इसमें किसी का प्राइवेट बेनिफिट नहीं होगा और ये सोलली अपने जो उसका MOU होगा उसके हिसाब से फंक्शन करेगा। अच्छा, 2014 से पहले एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी साइट थी, एक एग्जेम्पशन थी सब, लेकिन 2014 के बाद एक सेक्शन ऐड हुआ 100C, और उसके हिसाब से फिर जो टैक्स क्रेडिट की रिजीम है वो इंट्रोड्यूस हुई, और उसके अंदर कुछ चीज़ों को उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। मसलन जैसे पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल और उसकी क्लॉज 66 जो है उसका टेबल 1 एंड टेबल 2, इसमें डिफ़ाइन कर दिया वो इदारे जिनकी जो शुमार होते हैं या जिनको कंसिडर किया है, रजिस्टर किया है एज इंस्टीट्यूशंस, फाउंडेशन, सोसाइटी, बोर्ड, ट्रस्ट एंड फंड्स। और इसमें कुछ मेन नाम मैं दे लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आगा खान डेवलपमेंट है, आगा खान वाले हैं, और इसी तरह इसके अंदर खुद SIUT है, इसके अंदर शौकत खानम है, इसके अंदर
अब्दुल सत्तार एदी फाउंडेशन है, इंडस हॉस्पिटल है, इसी तरह फौजी फाउंडेशन है। और फिर टेबल 2 के अंदर भी डिफ़ाइन किए हैं वो इदारे जिनके अंदर वो पर्सनस जो एलिजिबल हैं 100C की टैक्स रिजीम। ये मैं आगे इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आपसे कि ये टैक्स रिजीम क्या है और टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाएगा और ये किन को मिलेगा। अगर मोटी मोटी बात की जाए तो उसके अंदर ये कह सकते हैं हम कि जो कंपनीज अपनी रिटर्न्स फाइल कर रही होंगी, विद होल्डिंग टैक्स को फाइल कर रही होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ को लेके चल रही होंगी, उनकी बात हो रही है। और इसके अंदर एक कैप भी इन्होंने लगाया है कि जो एक्सपेंडिचर है 15% तक अलाउ होगा। बहरहाल हम ये देख रहे थे कि जो पर्सन एलिजिबल हैं इसके अंदर टेबल 2 के अंदर उनको डिफ़ाइन किया है। उनमें जो मेजर अगर मैं लूँ तो उसके अंदर ख़ुद लम्स यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आती है, क्योंकि वो इदारे भी जो एजुकेशन को देख रहे हैं उनको उसमें भी शामिल हो सकते हैं। वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है इसके अंदर, अजीज़ तब्बा फाउंडेशन है इसके अंदर। एक लिस्ट है पूरी, लेकिन मैंने कुछ नाम यहाँ पे ले लिए। तो इन चीज़ों को भी हम देखते हैं आगे, और कौन सी इनकम्स हैं जो कंसिडर की जा सकती हैं एज डोनेशन। तो उसके अंदर डोनेशन जो होता है, यानी इनकम जिनको क्वालिफाई होती हैं फॉर 100 सेक्शन 100C के अंदर टैक्स रिजीम जो है टैक्स क्रेडिट का, उसके अंदर डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर ऑन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ सकता है, प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम शेड्यूल बैंक्स आ सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आ सकती हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेसेस आ सकते हैं। और लेकिन अगेन ये कंडीशनल है कि ये उनको बेनिफिट मिलेगा टैक्स क्रेडिट वगैरह का जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, विद होल्डिंग एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो टैक्स होगा उसको ड्यूली वो उसको फुलफिल कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को अब हम देखेंगे कि, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे और डिटेल में। एक जनरल व्यू मैंने आपको NPO के हवाले से दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से भी आगाह करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर देंगे। थैंक यू वेरी मच।